हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पॉलिटी विद राहुल। ये हमारी जो पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं उसका थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे। हम 2 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप पहले वो दोनों लेक्चर कवर करो, उसके बाद आप इस लेक्चर पर आइए, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके हम इस स्टडी करेंगे। हम लक्ष्मीकांत कवर कर रहे हैं पॉलिटी का। और चलो फिर प्रियम्बल को स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रियम्बल सबसे पहले किस कंट्री ने स्टार्ट किया था, किस कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल सबसे पहले लिखा हुआ था, तो वो लिखा गया था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल से शुरुआत हुई थी, उसके बाद उनका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। अभी वो सेम प्रैक्टिस हमने भी फॉलो कर ली। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेम चीज़ है। हमने पहले क्या लिखा, प्रियम्बल लिखा, उसके बाद में क्या हो गया, उसका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। प्रियम्बल एक तरीके से क्या हो गया, इंट्रोडक्शन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, और या फिर प्रीफेस बोल सकते हैं। प्रीफेस मतलब जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है उसका एक इंट्रोडक्शन या फिर प्रीफेस हो गया हमारा क्या, प्रियम्बल। इसलिए जो एन पलकी वाला है, इन्होंने इसको प्रियम्बल को बोला था आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसको क्या बोलता, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको बोला था। अब जो प्रियम्बल था ये किसके ऊपर बेस्ड था, तो प्रियम्बल बेस्ड था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड था। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने प्रिपेयर किया था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रिपेयर किया था, और इसके ऊपर बेस्ड था हमारा प्रियम्बल। तो देखो प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ने से पहले हम इसके कुछ टर्म्स हैं वो देखते हैं, उसके बाद हम प्रियम्बल की डेफिनेशन और इंग्रेडिएंट पे आएंगे। देखो सबसे पहले टर्म है सॉवरन। देखो सॉवरन का मतलब क्या होता है कि हमारा देश सॉवरन कंट्री है। हम ना तो किसी पे डिपेंड करते हैं, ना हमें किसी की ज़रूरत है, हम इंडिपेंडेंट स्टेट है। सॉवरन का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट स्टेट। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन, देर इज़ नो अथॉरिटी अबव इट। हमारे देश से ऊपर कुछ नहीं है। एंड इट इज़ फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स। हम फ्री टू कंडक्ट हैं, हम फ्री हैं। हमारे जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर हैं उनको हम खुद ही कंडक्ट करना है, खुद ही मैनेज करना है। तो हमारे ऊपर कोई नहीं है, हमारे देश के ऊपर। तो ये मतलब होता है सॉवरन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट कंट्री। ठीक है, तो ये आपको पता हो गया। और सॉवरन होने का एक और फायदा होता है कि बीइंग ए सॉवरन स्टेट, इंडिया कैन ईदर एक्वायर ए फॉरेन टेरिटरी और सीड ए पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन फेवर ऑफ फॉरेन स्टेट। मतलब सॉवरन स्टेट होने का, सॉवरन स्टेट होते हुए इंडिया किसी भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है और किसी भी फॉरेन टेरिटरी के पार्ट को भी एक्वायर कर सकता है। तो ये बीइंग ए सॉवरन स्टेट। अब सेकंड टर्म देखते हैं सोशलिस्ट। देखो सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, देखो ये जो टर्म है ये 42nd अमेंडमेंट इन 1976 हुआ था, उसके उस तब ये इसमें ऐड की गई थी। पहले ओरिजिनल जो प्रियम्बल था उसमें ये सोशलिस्टिक नाम की कोई टर्म थी नहीं, लेकिन जब अमेंडमेंट हुआ 42nd वाला 1976 में, तो इस टर्म को हमारे प्रियम्बल में ऐड कर दिया गया। देखो इसका मतलब क्या होता है कि देखो दो तरह का सोशलिज्म होता है। एक तो होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता है, एक होता है कम्युनिस्ट सोशलिज्म होता है। हमारा कौन सा है, इंडिया का जो सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, हमारा कम्युनिस्टिक सोशलिज्म नहीं है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबोलिश किया गया, एबोलिशन किया गया उसका। मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी उसमें कुछ नहीं कर सकते, मतलब उनका कोई रोल नहीं होता। तो डोमेस्टिक था, तो हमारा था कि हमारा क्या हो गया, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हो गया। इसमें क्या हो गया कि प्राइवेट एंटिटी को इन्वॉल्व नहीं किया गया, इसका मतलब हो गया डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। जबकि जो सॉरी गलत हो गया। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब होता है कि ये मिक्स इकोनॉमी में काम करता है। मिक्स इकोनॉमी मतलब जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करते हैं। मतलब जैसे कोई भी प्रोडक्शन है, जैसे पकड़ लो चिप्स का प्रोडक्शन है, तो चिप्स का प्रोडक्शन गवर्नमेंट कंपनी भी कर सकती है कोई, और कोई प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है, तो उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। एक होता है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। इसका मतलब ये होता है कि ओनली जो गवर्नमेंट एंटिटी है वही प्रोडक्शन करेगी, वही इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगी, प्राइवेट को इसमें अलाउ नहीं होता, तो उसको बोलते हैं कम्युनिस्ट सोशलिज्म। लेकिन हमारा भी अभी मिक्स इकोनॉमी चल रहा है। हमारे में क्या होता है कि प्राइवेट एंटिटी और पब्लिक एंटिटी दोनों अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, दोनों प्रोडक्शन कर सकते हैं, दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड टर्म है सेकुलर। देखो सेकुलर टर्म में ये भी ऐड किया गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 1976 में, तब इसको भी ऐड किया गया। और इसमें क्या होता है कि देखो जैसे अपने कुछ वो होते हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्बॉडीज द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ द सेकुलरिज्म इन रिलीजन ऑफ आवर कंट्री हैव द सेम स्टेट एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। मतलब ये होता है कि सेकुलरिज्म का मतलब जितने भी रिलीजन है हमारी कंट्री में, वेदर इट इज़ हिंदू, मुस्लिम, सिख, जो भी रिलीजन है, रेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ, उनके स्ट्रेंथ के रेस्पेक्टिव में, मतलब चाहे उनकी संख्या 5 है,
5 के 10 के कितनी भी उनकी संख्या है वो मैटर नहीं करती, उनको सेम स्टेटस और सेम सपोर्ट मिलेगा। कहाँ से? अपने देश से, अपने गवर्नमेंट से सेम सपोर्ट मिलेगा, सेम स्टेटस मिलेगा। ठीक है। अब बात करते हैं डेमोक्रेटिक की। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? देखो डेमोक्रेटिक का मतलब ये होता है कि देख दो तरह की डेमोक्रेसी होती है। एक तो होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो भी पीपल होते हैं वो अपने जो सुप्रीम पावर होती है उसको डायरेक्ट यूज करते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड में होता है, मतलब उनकी जो भी पावर होती है लोगों के पास, वो अपनी पावर का डायरेक्ट यूज करते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम वोट करते हैं। हमारे देश में क्या होता है, हम वोट करते हैं, फिर हम किसी एक लीडर को चुनते हैं, प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, वो फिर हमारे लिए डिसीजन लेता है सेंटर में बैठ के, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो हमारे देश में क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है। इस टाइप जो ये जो डेमोक्रेसी है इसको अपन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं। और ये दो तरह की होती है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। हमारे देश में कौन सी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट लॉ बनाता है, और जो एग्जीक्यूटिव होता है, जो रियल और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, लेजिस्लेचर के लिए। एक जुडिशरी होती है जो इंटरप्रेट करती है लोगों। ठीक है। तो हमारे देश में कौन सी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। और अगला टर्म है हमारा रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, देखो रिपब्लिक भी दो तरह की होती है। एक तो होती है मोनर्की एंड एक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक पॉलिटी को हम दो तरह में डिवाइड करते हैं, एक तो होती है मोनार्की, एक होता है रिपब्लिक। मोनार्की का मतलब क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट होगा, वो या तो क्या होगा, राजा होगा या फिर रानी होगा। वो हेरिडिटी पोजीशन से आता है। जैसे मतलब सोचो आपके दादा किसी देश के पहले राजा थे, तो अब आपका जो पापा होंगे वो उस देश के ऑटोमेटिक राजा बन जाएंगे, अगर उनका एक ही बेटा है तो मतलब हेरिडिटी पोजीशन, कोई इलेक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, जस्ट आपके जो बड़े रिटायर हुए तो आपको वहाँ की पोजीशन मिल गई, तो उसको बोलते हैं हेरिडिटी पोजीशन। तो उसको उसको बोलते हैं मोनार्की। लेकिन जो सेकंड वाला कैटेगरी है रिपब्लिक, रिपब्लिक में क्या होता है, बाकायदा वोटिंग होती है, पूरा लोग वोट करते हैं, उसके बाद में उसका जो हेड है उसको सेलेक्ट किया जाता है। जैसे अपना इंडिया है, वोटिंग होती है, उसके बाद में हमारा प्राइम मिनिस्टर बनता है 5 साल के लिए, तो हमारा कौन सा हो गया, रिपब्लिक हो गया। अब बात करते हैं जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या होता है, देखो 3 तरीके के जस्टिस होते हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। देखो सोशल जस्टिस का मतलब क्या हो गया, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड सो ऑन। मतलब कि हमको सबको इक्वली ट्रीट करना है, जितने भी सिटीजन्स हैं हमारी कंट्री के, उनके कास्ट के ऊपर भेदभाव नहीं करना, उनके कलर को लेके भेदभाव नहीं करना, रेस को लेके भेदभाव नहीं करना, रिलीजन को लेके भेदभाव नहीं करना, सेक्स क्या है उनका उसको लेके भेदभाव नहीं करना। तो हमको सबको क्या करना है, इक्वली ट्रीट करना है, तो उसको बोलते हैं सोशल जस्टिस। ठीक है। और ये कैटेगरी में भी अप्लाई होता है, जो बैकवर्ड क्लासेज हैं, SC, ST, OBC, आप इन तीनों को भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ये नहीं सोच सकते कि ये SC का बंदा है तो इसको कुछ स्पेशल, इसको या फिर इसको कुछ अपॉर्चुनिटी कम मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, तो उसको बोलते हैं सोशल जस्टिस। अब सेकंड बात है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस उसका मतलब होता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर। इट इन्वॉल्व द एलिमिनेशन ऑफ द ग्लेरिंग इनइक्वलिटी इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी। मतलब वेल्थ, इनकम और प्रॉपर्टी तीनों में जो इनइक्वलिटी है उसको हमको कम से कम करना है। मतलब सबको एक साथ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, सेम अपॉर्चुनिटी, सबको काम मिलना चाहिए, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक जस्टिस। और सबके पास में है वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी, ये मोर और लेस क्या होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए इनके पास पाने के लिए, तो उसको बोलते हैं अपने पास इकोनॉमिक जस्टिस। एक होता है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे सिटीजन्स हैं उन सबके पास क्या होने चाहिए, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए, उनके पास इक्वल एक्सेस होना चाहिए पॉलिटिकल ऑफिसेज को। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई अगर उनको तो पॉलिटिकल जो ऑफिसेज हैं वहाँ पे एक्सेस उनका इक्वल होना चाहिए, इक्वल वॉइस होनी चाहिए उनकी गवर्नमेंट में, तो उसको बोलते हैं अपने पास पॉलिटिकल जस्टिस। और जो आइडिया है जस्टिस का, सोशल का, इकोनॉमिक का एंड पॉलिटी का, ये जो 3 तरह के जो जस्टिस मैंने आपको बताए, ये आइडिया लिया गया था रशियन रिवॉल्यूशन से। 1917 का जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था उससे आइडिया लिया गया। अब बात करते हैं लिबर्टी। देखो लिबर्टी का मतलब क्या होता है, द एब्सेंस ऑफ रीस्ट्रेन, द एब्सेंस ऑफ रीस्ट्रेन ऑन द एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल और एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई पर्टिकुलर इंसान कोई काम करना चाह रहा है, कोई इंडिविजुअल कुछ करना चाह रहा है, तो उसको कोई रिस्ट्रेन नहीं कर सकते, उसको मतलब उस पर आप कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। अगर वो विद इन द लॉ,
विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई कर रहा है तो उसको फुल फ्रीडम है, वो कर सकता है, उसको बोलते हैं लिबर्टी। तो हमारे पास वो लिबर्टी है। तो हमारे पास किस किस की लिबर्टी है? लिबर्टी ऑफ थॉट्स है, हम कुछ भी सोच सकते हैं। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है, हम कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। लिबर्टी ऑफ बिलीफ है, हम कुछ भी बिलीफ रख सकते हैं अपना। लिबर्टी ऑफ फेथ है, हम कोई भी फेथ रख सकते हैं, किसी भी चीज़ को वर्शिप कर सकते हैं। तो ये सब के इसमें आ गया, लिबर्टी में आ गया। और जो आइडिया था लिबर्टी का, इक्वलिटी का और फर्टेनिटी का, ये हमारे प्रियम्बल में लेकर गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन चला था 1789 से 1799 तक, वहाँ से लिया गया लिबर्टी, इक्वलिटी एंड जो फ्रेटर्निटी है, इसका आइडिया लिया गया। ठीक है, तो हम लिबर्टी देख लिए। अब देखते हैं इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब ये है कि हमको सबको इक्वल ट्रीट करना है, विदाउट कोई भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो, सबको हमको इक्वली ट्रीट करना है, किसी को ज़्यादा भी नहीं देना, किसी को कम भी नहीं देना, सबको हमें इक्वल ट्रीट करना है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना नहीं है। अब उसके बाद उनका टैलेंट है कि वो उस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करते हैं या नहीं करते सक्सेस में, लेकिन सबको जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो इक्वल हमको प्रोवाइड करानी है। ये हो गया इक्वलिटी। अब बात करते हैं फर्टेनिटी। फर्टेनिटी का मतलब क्या होता है कि हमको एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड क्रिएट करना है अमोंग द इंडियंस। सेंस ऑफ ब्रदरहुड का मतलब कि हम इंडियंस हैं, हमको एक दूसरे के हमको देशभक्ति की भावना जगानी है उनके अंदर, ब्रदरहुड की भावना जगानी है उनके अंदर, तो उसका मतलब होता है फर्टेनिटी। और ये कैसे हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इसको प्रमोट किया सिंगल सिटीजनशिप से। अगर जैसे डुअल सिटीजनशिप वाला कंसेप्ट होता तो लोगों के बीच में एक और धारणा आ जाती कि मैं तो इस सिटीजनशिप का हूँ, मेरे पास ये सिटीजनशिप है, तो वो भी नहीं है, हमारे पास पूरे देश की एक ही सिटीजनशिप है। तो उससे भी क्या हो जाता है कि सेंस ऑफ ब्रदरहुड क्या होता है, ऑटोमेटिक प्रमोट होता है। और हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए हैं 51A आर्टिकल में, तो उसमें भी हमारे हर एक सिटीजन, इंडिया का जो भी सिटीजन है, उसकी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है अपने देश के लिए, वो भी उसको पूरी करनी है। तो उससे भी क्या होता है, सेंस ऑफ ब्रदरहुड क्या होता है, प्रमोट होता है। तो प्रियम्बल में फर्टेनिटी के दो चीज़ों के बारे में बताया गया है। एक तो होता है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड सेकंड होता है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की डिग्निटी हार्म नहीं होनी चाहिए, और जो देश है उसकी यूनिटी और इंटीग्रिटी बनी रहनी चाहिए। और इंटीग्रिटी को ऐड किया गया प्रियम्बल में बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। अब देखो, ये मैं कॉमन टर्म में आपको बता दिया हूँ। अब इसके बारे में अब देखते हैं कि हम प्रियम्बल होता क्या है। देखो प्रियम्बल में क्या लिखा गया है। प्रियम्बल में लिखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमेनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हमको हमारा वी मतलब वी कौन, हम द पीपल ऑफ इंडिया, हमको हमारे कंट्री को कॉन्स्टिट्यूट करना है किसमें, सॉवरन कंट्री में, सोशलिस्टिक कंट्री में, सेकुलर कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री में, रिपब्लिक कंट्री में। और हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं सबको हमको क्या करना है, सिक्योर करना है किसमें, जस्टिस में। मतलब उनको तीनों तरह को जस्टिस दिलाना है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तीनों तरह का जस्टिस मिलना चाहिए। लिबर्टी, उनके पास लिबर्टी होनी चाहिए किसकी, थॉट्स की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की। इक्वलिटी, सब इक्वल होने चाहिए। इक्वलिटी में क्या आ गया, अब इक्वलिटी में आ गया स्टेटस आ गया, एंड उनको भी प्रमोट करना है। ठीक है, एक होता है फर्टेनिटी। फर्टेनिटी मतलब वही डिग्निटी को भी हमको ध्यान में रखना है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, ये मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और इंग्रेडिएंट देख लेते हैं प्रियम्बल के। प्रियम्बल के इंग्रेडिएंट क्या हैं, देखो, सोर्स ऑफ ऑथोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका क्या है, सोर्स ऑफ ऑथोरिटी क्या है, प्रियम्बल है। प्रियम्बल स्टेट्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन ड्रीव इट्स ऑथोरिटी फ्रॉम द पीपल्स ऑफ इंडिया। प्रियम्बल ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जो ऑथोरिटी है ये ड्राइव करता है कहाँ से, फ्रॉम द पीपल्स ऑफ इंडिया से। और ये इंडियन स्टेट का कैसा नेचर होना चाहिए वो भी बताता है कि इंडियन स्टेट कैसा होना चाहिए, सॉवरन होना चाहिए, सोशलिस्टिक होना चाहिए, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लियन होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, लाइक जस्टिस भी मिलना चाहिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन में, लिबर्टी भी मिलनी चाहिए, इक्वलिटी भी मिलनी चाहिए, फर्टेनिटी भी मिलनी चाहिए। तो ये क्या आ गए, इंग्रेडिएंट आ गए किसके, प्रियम्बल के। तो ये आगे इंग्रेडिएंट आ गए। अब ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो इसकी जो टर्म्स हैं, सोवर्निटी, जस्टिस, फर्टेनिटी, लिबर्टी, इक्वलिटी। अब देखो अगली चीज़ आती है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है प्रियम्बल का। देखो प्रियम्बल इम्बोडीज द बेसिक फिलोसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज, प्रिंसिपल, मोरल एंड रिलीजियस। मतलब जो प्रियम्बल है ये हमको क्या देता है, बेसिक फंडामेंटल वैल्यूज़ देता है, पॉलिटिकल वैल्यूज़ देता है, मोरल वैल्यूज़ देता है एंड रिलीजियस वैल्यूज़ देता है।
ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड, जिसके ऊपर क्या होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। इट कंटेन द ग्रैंड एंड नोबल विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था उसका जो ग्रैंड और नोबल विजन था उसको ये इसको ना उसको कंटेन करता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है। और इसलिए हमारे जो के एम मुंशी साहब हैं उन्होंने इसको क्या बोला है प्रियम्बल को, जो के एम मुंशी जो ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मेंबर थे उन्होंने इस प्रियम्बल को बोला है हॉर्स स्कोप ऑफ सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, होरोस्कोप ऑफ सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये के एम मुंशी ने बोला है, जो हमारे क्या थे मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। पंडित ठाकुरदास भार्गव जो अनोदर मेंबर थे किसके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, इन्होंने बोला है प्रियम्बल के बारे में इन्होंने लाइन बोली, द प्रियम्बल इज द मोस्ट प्रीसियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का ये, इट इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज ज्वेल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज प्रॉपर यार्डस्टिक विद विच वन कैन मेजर द वर्थ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो पंडित ठाकुरदास भार्गव हैं इन्होंने बहुत कुछ बोला, इन्होंने ये बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है की है, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है सोल है, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ज्वेल सेट है, और एक प्रॉपर यार्डस्टिक है जिससे आप कॉन्स्टिट्यूशन की जो क्या वर्थ है, कितना वर्थी है कॉन्स्टिट्यूशन, उसको आप मेजर कर सकते हो। ये किसने बोला है पंडित ठाकुरदास भार्गव ने अबाउट द प्रियम्बल। श्री अर्नेस्ट बार्कर हैं, इन्होंने साइंटिस्ट थे, इन्होंने पेड ए ग्लोइंग ट्रिब्यूट टू द पॉलिटिकल विजडम ऑफ द ऑथर ऑफ द प्रियम्बल, ही डिस्क्राइब द प्रियम्बल एज द की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने भी की नोट बोला है। ठीक है, तो ये हो गया प्रियम्बल। अब एक बहुत बड़ा डिबेट है कि इज इट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इज इट नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था, जब बैरूबेरी यूनियन केस हुआ था 1960 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि प्रियम्बल सिर्फ जनरल पर्पज के लिए है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी सेवरल जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनके जनरल पर्पज के लिए है प्रियम्बल, बाकी ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो उन्होंने बैरूबेरी केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया था कि ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये सिर्फ सिंपल जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन दिए गए हैं इसका क्या है जनरल पर्पज के लिए है। फिर हुआ था केशवानंद भारती केस, था लेजेंडरी केस था ये केशवानंद भारती केस 1973 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले जो दिया था अर्लियर ओपिनियन उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, और इन्होंने बोला था कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल, और केशवानंद भारती केस में उसको प्रियम्बल को पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया था। फिर LIC ऑफ द इंडिया केस हुआ था 1995 में, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अगेन फिर से बोला कि प्रियम्बल इज द इंट्रीगल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि प्रियम्बल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसका क्या है इंट्रीगल पार्ट है। तो ये आपको पता होना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इज इट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इज इट नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आई होप आप आंसर दे पाओगे। लेकिन एक चीज़ और इंपॉर्टेंट, सबसे पहले प्रियम्बल इज नीदर ए सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर ए प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर, मतलब प्रियम्बल जो लेजिस्लेचर है इसके सोर्स ऑफ पावर नहीं है, और ना ही ये प्रोहिबिशन है अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर की पावर है उस पर ये ना तो कोई रोक लगाता है ना उसका क्या है सोर्स है, और ये नॉन जस्टिसेबल, इसको आप जस्टिस नहीं कर सकते, इसको आप सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। तो इसमें इसके प्रोविजंस हैं इन्फोर्सेबल नहीं है बाय द कोर्ट ऑफ लॉ द्वारा, इनको आप इन्फोर्स नहीं कर सकते, तो ये क्या नॉन जस्टिसेबल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देख बात करते हैं अमेंड हो सकता है नहीं हो सकता। देखो प्रियम्बल के बारे में ये पूछा जाता है कि प्रियम्बल अमेंड हो सकता है नहीं हो सकता, बिल्कुल भाई प्रियम्बल अमेंड हो सकता है, एक दो बार अमेंड हो भी चुका है। जब केशवानंद भारती केस हुआ था 1973 में, तो इट वॉज अर्ज दैट द प्रियम्बल कैनॉट बी अमेंडेड एट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो इसको आप अमेंड नहीं कर सकते। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो फिर इसको बोला कि अमेंड भी कर सकते हैं, आप इसको अमेंड भी कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक जो फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है प्रियम्बल की, आप उसको अमेंड नहीं कर सकते, बाकी आप प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हो। ये अमेंडेबिलिटी के बारे में आ गया प्रियम्बल की, ठीक है। तो अभी तक सिर्फ प्रियम्बल एक बार ही ऐड किया गया, एक बार ही अमेंड हुआ है 1976 में, जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसमें ये कुछ वर्ड जोड़े गए थे जो मैं आपको बता देता हूँ। सोशलिस्टिक ऐड किया गया था, उसमें सेकुलर ऐड किया गया था, और इंटीग्रिटी ऐड किया गया था। बस ये अमेंडमेंट वैलिड था, तो एक बार ही अमेंड हुआ है हमारा प्रियम्बल। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रियम्बल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने बहुत सारी नॉलेज इस वीडियो से गेन की होगी। तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड अगर कोई क्यूरी है प्रियम्बल से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।